से आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद दिशा चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर के स्टेप्स की बात। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे इससे रिलेटेड, जैसे फीचर्स, इंपॉर्टेंस। तो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। आखिर इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है। हर एक फंक्शंस की अपनी अलग अलग प्रोसेस है, तो कंट्रोलिंग की भी ऐसे ही प्रोसेस है। तो आज हम उस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं सेटिंग स्टैंडर्ड्स। This is the first step of controlling process, setting standard. In this process, we set the objective standards as per our rules and regulations. जैसे कि मान लीजिए अगर देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम कुछ किसी को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें पहले उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ेंगे, जैसे जिसके बेस पर हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे मेजर कर सकें। जैसे मान लो 100 यूनिट मैंने परफॉर्मेंस सेट कर दिया, अब बाद में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी वो इस 100 यूनिट के ऊपर बेस्ड होगी। तो स्टैंडर्ड सबसे पहले इस प्रोसेस में हमें स्टैंडर्ड सेट करता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी होगी, क्वालिटेटिव टर्म्स में भी होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट विल मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। This is the next process of controlling function, that is measurement of actual performance. इस प्रोसेस में हम ये एक्चुअल में मेजर करते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस कितनी डन हुई। जैसे कि हमने जैसे पहले लिया था 100 यूनिट का हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, और इसके बेसिस पे सेकंड प्रोसेस के बेसिस पे हमने इवेलुएट किया कि वो 80 यूनिट्स हमने कवर कर ली। अब जो ये इसमें जो एक्चुअल में वर्क डन है, वर्क डन जो एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी है, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किसी स्टैंडर्ड सेट करती हैं और बाद में उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करती हैं। देखो पहली स्टेप है तो ये एक तरीके का बेस प्रिपेयर करती है जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को नापेंगे, और सेकंड में आखिर एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल में वर्क डन कितना हुआ है वो हमें एक्चुअल सेकंड प्रोसेस में पता चलता है। और थर्ड आता है हमारा एनालाइजिंग डेविएशन। तीसरी प्रोसेस है हमारी कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। इसमें हम क्या करते हैं कि आखिर कितना एक्चुअल परफॉर्मेंस, देखो स्टैंडर्ड सेट हुआ था, जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप में 100 स्टैंडर्ड सेट हो गए थे और सेकंड स्टेप में 80 को हमने मेजर किया था। अब आखिर इसके बीच कितना डिफरेंस है, जो 20 यूनिट्स का डिफरेंस है वो हम थर्ड यूनिट पे कवर करेंगे। जो 20 यूनिट्स का डिफरेंस है वो तीसरी प्रोसेस में हमने कवर कर ली। यानी पहली प्रोसेस में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड्स को सेट किया, जैसे 100 यूनिट हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, और सेकंड प्रोसेस में हमने मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में एक्चुअल में वर्क डन जो हुआ है कंपनी या बिजनेस में, तो कितना हुआ 80 यूनिट्स। और बाद में थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। जो हमारा स्टैंडर्ड था उससे हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया। जैसे 100 यूनिट हमने सेट किया था, 80 यूनिट एक्चुअल में वर्क डन हुआ है, तो डिफरेंस कितने का, 20 का। तो 20 हमने निकाला, वो थर्ड स्टेप में निकाला। अब चौथा स्टेप हमारा आता है एनालाइजिंग डेविएशंस। स्टूडेंट्स एक चीज यहां पर, ये कोई भी प्रोसेस हो, बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे, तो उनमें हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रोसेस लिखते हैं तो सिक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। अगर आप
ऊपर नीचे कर देते हैं तो उसका एक से आधे से एक मार्क्स कट सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इट शुड बी इन स्टेप इन सीक्वेंस। तो अब चौथा प्रोसेस हमारा है एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस मतलब जो 20 यूनिट्स का डिफरेंस आया है वो आखिर क्यों आया है, मतलब ऐसी क्या कमी रह गई है जो 20 यूनिट्स का डिफरेंस आ गया। ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया था 100 यूनिट्स का स्टैंडर्ड और हमने क्या 80 यूनिट्स का स्टैंडर्ड किया, डिफरेंस कितना है 20। तो 20 जो डिफरेंस है वो हमने थर्ड स्टेप में कर लिया था कवर। और अगर 20 डिफरेंस ये आया है जो 20 यूनिट्स का डिफरेंस, अब वो क्यों आया है वो हम फोर्थ स्टेप में एनालाइज करेंगे कि आखिर डेविएशंस होते हैं, डेविएशंस आर द गैप्स और डिफरेंसेस, आखिर ये डेविएशंस क्यों आए हैं। तो डेविएशंस कैन बी इन टू टाइप्स, मींस एक्सेप्टेबल या फिर कह लो मेजर डेविएशंस और माइनर डेविएशंस। अगर ऐसे डेविएशंस हैं जो कि जो रेंज है जो सेट की गई, जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अगर उससे ज्यादा है जो अनपरमिसिबल है, तो वो उनके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स तो करेक्टिव एक्शन प्लान भी करने पड़ेंगे। और अगर माइनर है तो ऐसा, तो अगर आप हर चीज कंट्रोल करने चाहोगे तो कुछ कंट्रोल नहीं होगा, इसीलिए तो जो माइनर जो डेविएशंस होते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सेप्टेबल है जो वो माइनर है और जो मेजर है वो विदाउट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप की बात करते हैं इसके, टेकिंग करेक्टिव एक्शन प्लान। देखो ऑर्गेनाइजेशन के पास दो टूल होते हैं किसी भी डिफरेंस या किसी भी डेविएशंस को फुलफिल करने के लिए। पहला टूल है हमारा एमबीई, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और दूसरा आता है हमारा सीपीसी। सीपीसी हमारा होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ऐसे डेविएशंस जो कि बहुत ही माइनर है, मान लो अब यहां पर 100 और 80 है तो यहां पर 20 यूनिट्स का जो डिफरेंस है तो ये एक तरीके मेजर रोल प्ले करता है, मेजर। तो यहाँ पर हमें किस ऑर्गेनाइजेशंस की किस एरिया पे, की रिजल्ट्स एरियाज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, यानी क्रास भी कहते हैं जिसे, और सीपीसी भी कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल्स। अब यहीं पे अगर मान लो ये होता है कि अगर 100 हमने सेट किए यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन में और वहां पर हम लोगों ने कवर किए 97 या 98, तो डिफरेंस 2 यूनिट्स का बचता है। तो 2 यूनिट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, एमबी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इट कैन बी इग्नोर्ड। तो ये दो टूल्स होते हैं। और अगर ऐसे डेविएशंस हैं जो कि इन दोनों टूल्स से भी मतलब रेक्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइजिंग स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसे हमें फिर से रिवाइज करना पड़ेगा कि आखिर क्या कमी रह गई है, या तो स्टैंडर्ड्स ज्यादा कर दी कुछ ज्यादा ही, और जो स्टैंडर्ड्स हमने यूनिट्स जो सेट किए हैं वो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके मुकाबले बहुत कम है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।